हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे या हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। हृदय चक्र की बात करें तो हृदय चक्र का मतलब है कि एक बार स्पंदन प्रारंभ होने से और दोबारा जब स्पंदन की जो क्या शुरुआत हो तो उस बीच की जो क्या होगी घटना होगी उसे क्या कहेंगे, कार्डिक साइकिल या हृदय चक्र है। सिंपल समझिए कि जो हमारी एक हार्ट बीट होती है ना, एक बार जब हमारा दिल धड़कता है तो उसमें जो जो घटनाएं होती हैं उन सबको क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल। क्या घटनाएं होंगे, हमारे दोनों अलिंद क्या होंगे, प्रांकुचित होंगे, फिर शीतलन होंगे, फिर दोनों निलय प्रांकुच होंगे, दोनों निलय क्या होंगे, शीतल होंगे। यानी अलिंद निलय दोनों में क्या होगा, डायस्टोल और सिस्टोल होगी। ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको ही हम क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्डिक साइकिल क्या है, एक बार हृदय स्पंदन प्रारंभ होने पर, यानी क्या लिखूं से, ऐसे लिख सकते हैं, हृदय स्पंदन प्रारंभ होने से, जब फर्स्ट हृदय स्पंदन प्रारंभ होने से एक बार से जब क्या होता है, दूसरी बार हृदय स्पंदन की शुरुआत तक, क्या तक, मतलब एक बार हृदय स्पंदन प्रारंभ हो गया, वो चल रहा है, यहाँ पे खत्म, यानी दूसरी बार यहाँ से शुरुआत, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरुआत, तो जैसे ये शुरुआत होने वाला तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होगी वो सब क्या कहलाती है, आपके हृदय स्पंदन कहलाती है। इस बीच के क्या होंगे, जो कुछ घटनाएं होंगी, इस बीच जो कुछ घटनाएं होंगी, जो कुछ घटना होगी उसको क्या कहेंगे हम, हृदय स्पंदन, वो एक कार्डिक साइकिल कहेंगे। क्या ये समझ लो कि एक हार्ट बीट ही हमारी क्या है, एक कार्डिक साइकिल है। ठीक है, एक हार्ट बीट में क्या होता है, माना क्या ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, अलिंद है और ये निलय है। ठीक है, तो हमारा ये अलिंद में क्या होगा, ब्लड आएगा, उसके बाद क्या होगा, अलिंद राइट वाले में क्या होगा, शरीर से आएगा, लेफ्ट वाले में क्या आएगा, लंग्स से आएगा, उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, निलय में जाएगा, निलय से क्या होगा, यहाँ से शरीर में जाएगा और यहाँ से क्या होगा, वापस लंग्स में जाएगा। तो ये सब प्रोसेस जितनी सारी घटनाएं होती, इन सब घटना की जब कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक कार्डिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब एक बात और बताइए, एक कार्डिक साइकिल आपको ये पता होगा एक हृदय स्पंदन में कितना टाइम लगता है, या एक मिनट में कितनी बार क्या होता है, हृदय स्पंदन होता है। तो हृदय स्पंदन की बात करें, हृदय स्पंदन जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी होती है हार्ट बीट, एक मिनट में कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। यही होता है एक मिनट में, यानी कि 72 बार होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक मिनट में तो कितनी है, 72 बार हो रही है हार्ट बीट। इसका मतलब क्या है, अच्छा पहले ये जान लीजिए कि एक मिनट में 72 बार क्या हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है। यानी कि हमारा जो हृदय स्पंदन के दर है वो क्या, 72 है। इसका मतलब ये है कि एक मिनट में 72 कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। आई बात समझ में, मतलब एक मिनट में हार्ट बीट का मतलब क्या, एक मिनट में कितनी कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, 72 कार्डिक साइकिल क्या है, कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मिनट में जो हमारा हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 होती है। वहीं जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनका जो हार्ट बीट क्या होती है, ज्यादा होता है, 120 से 140 होता है। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब और ज्यादा होती है। जैसे जैसे क्या होती है, हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से जैसे क्या है ना, न्यूबॉर्न बेबी हुआ, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, कम होती है। जब बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तब हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है, लगभग 100 के आसपास चली जाती है, फिर से 72 से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जान लीजिए। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि जो कार्डिक साइकिल मतलब एक मिनट में 72 हार्ट बीट का मतलब है कि एक मिनट में 72 कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हमारे हार्ट में 72 बार के ब्लड आ रहा है, 72 बार ब्लड बॉडी तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक कार्डिक साइकिल का एक जो कार्डिक साइकिल है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा।
इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब 1 मिनट में 72 कार्डिक साइकिल होते, एक कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगेगा। ऐसे समझिए कि 72 जो सीसी है, सीसी यानी कार्डिक साइकिल है, वो 1 मिनट में हो रही है, 1 मिनट में हो रही है, यानी कि कितने सेकंड में, 60 सेकंड में हो रही है। ठीक है, तो जो एक सीसी होगी, एक कार्डिक साइकिल, वो कितनी होगी, 60/72 कर दीजिए, जो आएगा 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डिक साइकिल को जो कंप्लीट होने में टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत रिपीटेड पूछा जाता है कि एक कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है। मोस्ट लोगों को पता होता है कि 72 बीट्स होती हैं, लेकिन 72 बीट क्या है ये नहीं समझ पाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी नहीं लगा पाते कि एक कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है, यानी कि जो हमारी एक हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, वो 0.8 सेकेंड में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो ये है, इसके बाद जो बात आती है कि जब एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो कितना, हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना, कितना ब्लड पंप होता है। तो एक जो कार्डिक साइकिल होती है, कार्डिक साइकिल यानी हृदय चक्र, ठीक है, जो एक कार्डिक साइकिल होती है उसमें 70 ml ब्लड पंप होता है, यानी कि एक बार हमारा हार्ट बीट हुई, एक हृदय हार्ट बीट हुई तो कितना ब्लड बॉडी को पहुंचेगा, 72 ml पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर 1 मिनट की बात करें तो कितना ब्लड पहुंचेगा, हम 1 मिनट के हिसाब से अपने हार्ट बीट काउंट करते हैं कि 1 मिनट में क्या है, 72 हार्ट बीट होती है, 72 हार्ट बीट होती है, यानी कि 72 क्या हो रही है, कार्डिक साइकिल हो रही है। तो जब 1 मिनट में 70 ml ब्लड पंप होता है, सॉरी, एक कार्डिक साइकिल में जब 70 ml ब्लड पंप हो रहा है तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में जो ब्लड पंप हो जाएगा वो होगा 70, जो पर कार्डिक साइकिल में हो रही है। और 1 मिनट में जितनी कार्डिक साइकिल हो, कितनी कार्डिक साइकिल हो, 72 कार्डिक साइकिल हो रही। अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 50-40 ml, लगभग कितना हो गया, 5 लीटर। ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना क्या होता है, कितने ब्लड होते हैं, तो कितना ब्लड होता है, लगभग 5 लीटर या 5000 ml क्या होता है, ब्लड होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक बात और समझ लीजिए यहीं पे, जो एक कार्डिक साइकिल में है कितना ml या कितना ब्लड पंप हो रहा है, 70 ml यानी 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। और एक कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप होता है इसको हम बोलते हैं रक्त प्रवाह आयतन, रक्त प्रवाह आयतन। ये इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉल वॉल्यूम कहा जाता है। यानी कि स्ट्रॉल वॉल्यूम कितना हो गया तुम्हारा, 70 ml होता है। कैसे डिफाइन करेंगे कि पर कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप होता है उसे क्या कहते हैं, उसी को स्टॉक वॉल्यूम या रक्त प्रवाह आयतन कहा जाता है, और जिसकी मात्रा कितनी होती है, 70 ml होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है रक्त प्रवाह। ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कि रक्त प्रवाह दर कितना होता है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो बात आती है वो एक चीज और पूछा जाता है, जो आता है आपका हृदय निकास। क्या पूछा जाता है, हृदय निकास। हृदय निकास क्या है, हृदय निकास का मतलब है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो जितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, ये तो क्या था, एक कार्डिक साइकिल में, एक बार में, और ये 1 मिनट में जितना ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, उसी को जो है हृदय निकास कहा जाता है। ठीक है, या कई बार हृदय ना देके क्या दिखा, हमारी बॉडी को जो ब्लड भेजता है वो भेजने का काम कौन करता है, निलय। तो कई बार क्या होता है, निलय द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे क्या कहेंगे, हृदय निकास कहेंगे। और निलय द्वारा एक कार्डिक साइकिल में एक बार में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रक्त प्रवाह आयतन या प्रवाह आयतन, कई बार डायरेक्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। कैसे निकालेंगे, कितना होता है, तो 1 मिनट में जितना क्या होता है, ब्लड को पंप किया जाता है। कितना ब्लड पंप किया गया, 1 मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट क्या होगा, बीट होगा, यानी कि जितनी बार कार्डिक साइकिल होगी। 1 मिनट में कितनी कार्डिक साइकिल होती है, तो 1 मिनट में जो कार्डिक साइकिल हो जाती है वो 72 कार्डिक साइकिल होती है। ठीक है, और कितना, एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड पंप हो रहा है, तो एक कार्डिक साइकिल में आपका 70
ml ब्लड पंप हो रहा है, जो लगभग क्या आ जाता है 50-40 ml आ जाएगा और लगभग क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। तो ये 5 लीटर क्या है हमारा हृदय निकास है, यानी कि 1 मिनट में जो हमारा हार्ट ब्लड, जो हमारा हार्ट है बॉडी को ब्लड देता है वो कितना देता है 5 लीटर देता है। इतनी बात क्लियर होगी। और डेफिनेशन कैसे हो जाएगी कि हार्ट द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे क्या कहेंगे, हृदय निकास कहेंगे। ठीक है, ये जो हृदय निकास की क्षमता है ना, इसको हम घटा और बड़ा दोनों सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे, ऐसे समझिए, जब कभी क्या होता है रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी क्या होती है हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब क्या है, कार्डिक साइकिल बढ़ी, कार्डिक साइकिल बढ़ेगी, पर कार्डिक साइकिल में 70 ml जाएगा। अगर हमारी कार्डिक साइकिल का नंबर बढ़ गया, अगर हमारा 72 से अगर 80 भी हो जाएगा, क्या इसका जो 1 मिनट में ब्लड पंप करने की पावर है वो बढ़नी जाएगी, उसकी जो मात्रा बढ़नी जाएगी। तो इसीलिए जो 1 मिनट में जब ब्लड पंप की मात्रा बढ़ जाएगी 5/40 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या, हमारा हृदय निकास क्या हो गया है, बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो हृदय निकास से हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या होते हैं, जो धावक घोड़े होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, उनका क्या हृदय निकास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ट रेट क्या होती है, ज्यादा होती है, उनकी में कार्डिक साइकिल 1 मिनट में ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है हृदय निकास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, ये बताया था कि जो हमारा एक कार्डिक साइकिल का टाइम है, एक कार्डिक साइकिल का जो टाइम है 0.8 सेकेंड था, कैसे निकला ये मैंने बता दिया था। इस 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है, ये माना हमारा हार्ट है, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों अलिंद क्या हो रहे हैं तुम्हारे, प्रांकुच भी हो रहे हैं, शीतलन भी हो रहा है, यानी कि सिस्टोल भी हो रहे हैं, डायस्टोल भी हो रहे हैं। इसी तरह से दोनों नीले में भी ये प्रोसेस हो रही है। तो कितना टाइम में कौन सा काम कर रहा है, जो अलिंद है वो कितने टाइम में क्या हो रहा है, प्रांकुच हो रहा है, कितने टाइम में शीतल हो रहा है। सेम आपका नीले कितने टाइम इसको लग रहा है प्रांकुंचन होने में, यानी सिस्टोल होने में, कितना टाइम इसको शीतलन होने में या डायस्टोल होने में लग रहा है। तो आपको बता दूं, जो आपका पहले अलिंद में ब्लड आया, अलिंद से समझना शुरू कर, अलिंद में ब्लड आया, ब्लड आएगा तो पंप करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हिंदी में प्रांकुचन कहा जाता है और इंग्लिश में आपका सिस्टोल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकेंड लगता है। 0.8 सेकेंड में जैसे ही ब्लड आपका अलिंद में आया, तुरंत क्या होता है, पंप हो जाता है कहाँ, निलय में। और उसके बाद जब क्या होगा, ब्लड क्या है पूरा निलय में भेज देगा। माना इस तरह से समझिए, जैसे ही यहाँ से ब्लड आया और इसने अपना ब्लड तुरंत निलय में भेज दिया, अपना काम कर दिया, तो अब क्या होगा, कब भेजता है, जब ये सुकुड़ता है ना, यानी कि इसमें प्रांकुच, अब धीरे धीरे इसमें भेज दिया तो अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। ये क्या होगा, शीतलन हो जाए, रिलैक्स पोजीशन में आएगा। तो अलिंद उसके बाद क्या होने लगता है, अलिंद क्या होता है, शीतलन होने लगता है, यानी कि इसमें क्या होता है, डायस्टोल होने लग जाता है। और ये जो टाइम होता है 0.7 सेकेंड का होता है। 1 सेकेंड में पूरा काम कर देता है, 7 सेकेंड तक क्या करता है, रिलैक्स करता है। इतनी बात करें। उसके बाद किसकी बात ये आती है, निलय की बारी आती है। निलय की बात करें तो इसमें जो प्रांकुचन होता है वो जो होता है 0.3 सेकेंड में होता है, और निलय में जो शीतलन होता है वो जो होता है कितना बच गया, 0.5 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि 0.7 और 0.1 का मतलब 0.8 सेकेंड तो यहीं लग गया और 0.8 सेकेंड तो यहीं पे लग गया, जबकि हम बोल रहे हैं कि हमारी पूरी कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड में। पूरी कार्डिक साइकिल का मतलब है निलय का भी काम उसमें गिनेंगे और अलिंद का भी काम उसमें गिनेंगे, जबकि 8 सेकेंड में तो क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ निलय ही काम कर पा रहा है या अलिंद ही काम कर पा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात है। एक्चुअली होता क्या है, जब आपका निलय काम करेगा, अलिंद से लेते हैं, जब अलिंद काम करेगा, ये अलिंद काम कर रहा है, ठीक है, अलिंद प्रांकुच करेगा, काम करेगा, उस समय ये निलय शीतल तो रहेगा, ये रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। ये काम, ये कब इसमें ब्लड अगर ये पिचकेगा, ये उसे भरने के लिए अब रिलैक्स पूरा खुला हुआ होना चाहिए ना, उस पूरी खुली हुई पोजीशन को क्या रिलैक्स पोजीशन कहते हैं या डायस्टोल कह लो। तो ये क्या होगा, उस समय डायस्टोल कंडीशन में रहता है, मतलब जितने टाइम में ये काम कर रहा है उतने टाइम में तो ये क्या रिलैक्स है, तो वो टाइम क्या होगा, दोनों का वो क्या हो गया, सेम टाइम हो गया। ऐसे जब ये
रिलैक्स में होगा तब ये काम करेगा, यानी कि इन दोनों का टाइम क्या साथ साथ चल रहा है, इसलिए क्या है दोनों का 0.8 सेकेंड में आता है। इस तरह से समझने की कोशिश करें। एक और चीज आती है इसमें जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है कि दोनों नीले और दोनों यानी जो चारों चेंबर है वो क्या है शीतल अवस्था में। तो डायरेक्ट लिखती हूँ, जो चारों दोनों अलिंद और दोनों नीले, दोनों अलिंद हो गए एंड दोनों नीले क्या है, ये दोनों क्या होते हैं शीतलन अवस्था में होते हैं। शीतलन यानी रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और ये जो टाइम होता है 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक है, आपका 0.8 सेकेंड में आपका अकेला अलिंद काम कर रहा है, 0.8 सेकेंड में अकेला नीले और 0.4 सेकेंड में ये दोनों क्या है रिलैक्स पोजीशन में। ऐसे कैसे, ऐसे समझिए, कैसे समझेंगे। माना ये क्या है अलिंद है, ये अलिंद हो गया, ये नीले है। ठीक है, अब इन्होंने 0.8 सेकेंड देख लो, ये पहला 0.1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और ये क्या हो गया आपका 8 सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या हुआ ऐसा समझो, 4 सेकेंड में तो ये दोनों क्या है रिलैक्स पोजीशन में है। रिलैक्स पोजीशन का डायस्टोल कहते हैं, यानी कि लास्ट के तो 4 सेकेंड में क्या है, ये क्या है दोनों के दोनों क्या है रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स को डायस्टोल कहते हैं। तो दोनों रिलैक्स पोजीशन में। अलिंद को देखें, अलिंद क्या हो रहा है, एक 0.1 सेकेंड में अपना काम खत्म कर दे रहा है, यानी कि उसमें प्राकुंचन हो जाता है, सिस्टोल हो जाता है। तो 0.1 सेकेंड में सिस्टोल रहा, अगले उसके बाद क्या रिलैक्स हो जाता है, तो अगले 3 जो सेकेंड है उनके लिए रिलैक्स पोजीशन में आता है। तो ये देखो 0.1 सेकेंड में इसने काम किया और उसके बाद जो बचे हुए 7 सेकेंड में था उसमें क्या हो रिलैक्स रहा। ये पूरे के पूरे 7 सेकेंड में 0.7 सेकेंड में क्या है रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, वैसे ही जब अलिंद काम करेगा तब क्या होगा, हमारा नीले क्या रिलैक्स पोजीशन में होगा, है ना। जब वो अपना ब्लड देगा वो कब रिसीव करेगा, जब वो पूरा खुला हुआ, और पूरा खुला होने का मतलब क्या रिलैक्स पोजीशन में। तो यहाँ पे तो ये क्या होगा अपने रिलैक्स पोजीशन में होंगे, डायस्टोसिस स्टेज में होगा। और जब ये काम कर रहा होगा तब क्या होगा, जब ये रिलैक्स होगा तब ये क्या होगा, ये काम कर रहा होगा, यानी इसमें क्या हो रहा होगा सिस्टोल हो गया। इसलिए इसका जो सिस्टोलिक टाइम है वो 0.3 सेकेंड है और इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है डायस्टोल टाइम है वो कितना हो गया 4। तो वो जिसमें दोनों ही क्या रिलैक्स पोजीशन में है और एक वो जब क्या है आपका अलिंद काम कर रहा है। तो ये कितना हो गया आपका 4 और 1 5। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और कई बार पूछा, अगर पेपर थोड़ा डीप पूछने बैठ गया तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जनरली नीट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, अगर डीप पूछने बैठ गया तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना टाइम अलिंद का है, कितना टाइम नीले का है, कितना टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कितने टाइम में शीतलन रहते हैं। कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि हमारा हार्ट भी रिलैक्स करता है। जनरली जब पढ़ाया जाता है बताया जाता है कि यही बताया जाता है हमारा हार्ट कभी रिलैक्स नहीं करता है, रिलैक्स करेगा तो क्या होगा डेड हो जाएंगे। लेकिन कुछ सेकेंड के लिए हमारा हार्ट भी क्या करता है रिलैक्स करता है, जो कितना है 0.4 सेकेंड है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज और इसमें देखते हैं, ध्वनि। हमारी जो जब हार्ट बीट करता है, कार्डिक साइकिल होती है, तो उसमें क्या आती हैं कुछ ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जिसे हम कहते हैं ध्वनियां, यानी कि हार्ट बीट। हार्ट बीट की बात करें तो हमारी जो है 2 हार्ट बीट क्या होती है प्रोड्यूस। जब हमारी कार्डिक साइकिल हो रही होती है तो उसमें 2 हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्या है फर्स्ट वाली जो होती है, फर्स्ट जो होती है, और एक क्या होती है सेकंड। जो फर्स्ट होती है उसको हम कहते हैं लव, ठीक है, और जो सेकंड होती है उसे हम कहते हैं डव। ठीक है, ये होती कब है यहाँ पे समझाती हूँ। जिससे कि हमारा ये क्या था हार्ट था, ये हार्ट था, ये हार्ट हो गया, ठीक है। अलिंद में ब्लड आया शरीर से, इस वाले में लंग्स से आया, इतनी भी क्लियर होगी। अलिंद से कहाँ जाएगा, नीले में जाएगा, अलिंद से नीले में ही जाएगा ना। और यहाँ पे कौन सी डिवाइस होती थी, यहाँ पे क्या होता है एक
ट्राइकस्पाइड होता था और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे वैसे इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे क्या ट्राइकस्पाइड था और यहाँ पे क्या था, बाइकस्पाइड था। ब्लड इस ट्राइकस्पाइड के थ्रू लेफ्ट में, राइट में, और बाइकस्पाइड के थ्रू लेफ्ट में आता है। आने के बाद यहाँ से क्या करेगा, ये लंग्स में जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, ये शरीर में जाएगा। यहाँ पे जो वेसल्स होती है, यहाँ पे एक और पाया जाता है, यहाँ पे भी एक और संरचना पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम सेमी लूनर वल्व, या हिंदी में अर्ध चंद्रिका पट्टिका। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विवलन, या इसको बोला जाता है बाइकस्पाइड। जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे ना, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि बाइकस्पाइड, ट्राइकस्पाइड, सेमी लूमन के बारे में डिटेल से बता रखा है वहाँ पे, और इसी को कहते हैं मेट्रियल बल्ब। और यहाँ पे जो होता है वो होते हैं आपका ट्राइकस्पाइड, ट्राइकस्पाइड। ठीक है, तब स्टार्टिंग से सुनिए। ब्लड अलिंद में आ गया, अलिंद से नीले में आया ट्राइकस्पाइड, यहाँ बाइकस्पाइड के थ्रू। अब यहाँ से बॉडी में पंप होगा, किसके थ्रू, सेमी लूमन के थ्रू। अब समझिए कब हमारी साउंड आती है, अलिंद जब नीले से यहाँ आ गया, नीले में आ गया, पंप हुआ, तो जैसे ही ये पंप होता है तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पाइड है ये बंद हो जाता है। बंद होने का रीजन है ताकि बैकफ्लो ना हो, और जैसे ही ये बंद होता है तो यहाँ पे जो साउंड आती है वो आती है लव की साउंड। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड जो सेमी लूमन के थ्रू आपके बॉडी में या लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद कुछ टाइम बाद जो ये सेमी लूमन होता है ये भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जैसे ही ये बंद होता है वैसे ही आती है डब की साउंड। अब बात क्लियर होगी, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है उसमें दो साउंड आती है जिसे हम लब और डब कहते हैं। फर्स्ट साउंड जो होती है वो लब की होती है, किसके थ्रू होता है, जो हमारा पहले बंद होता है। पहले कौन बंद होता है, हमारा बाइकस्पाइड और ट्राइकस्पाइड, या इसके त्रिवलन कहा जाता है हिंदी में, त्रिवलन या द्विवलन। तो पहली जो साउंड होती है वो होती है आपकी ट्राइकस्पाइड, या इसी को क्या कहेंगे, बाई, या दूसरा क्या, बाइकस्पाइड के बंद होने पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हमारे जो साउंड बीट होती हैं वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, अगला जो टब की आती है वो आती है आपकी जो सेमी लूनर है, सेमी लूनर वल्व के बंद होने पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कई बार कि लब की साउंड कब आती है, ट्राइकस्पाइड के बंद होने पे, ट्राइकस्पाइड के खुलने पे, ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड दोनों के बंद होने पे, खुलने पे। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कब आती है। ऐसे ही आपके डब की साउंड पूछा जा सकता है, ये दोनों के साथ में पूछा जा सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। जब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो क्या करता है, हमारी चेकअप करता है, तो वो इन दोनों साउंड को ही क्या करता है, इन दोनों साउंड को ही सुन के हमारी हार्ट बीट को सुनता है, और इनके द्वारा ही हमारा क्या करता है, मतलब निदान करने की कोशिश करता है। यानी इनका जो यूज किया जाता है वो चिकित्सीय निदान में किया जाता है। चिकित्सक निदान में इन दोनों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, हो गए कार्डिक साइकिल के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में इससे पहले हम क्या कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या जो लोग नहीं गए होंगे उन्होंने टीवियों में अक्सर देखा होगा। इस तरह से क्या होती है, एक क्या मॉनिटर जैसे संरचना रखी होती है, कुछ मॉनिटर जैसे रखा होता है या टीवी जैसे रखा हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, जो उसमें इस तरह का ग्राफ बनता है वो नहीं है, वो क्या है, वो मशीन है जो
मशीन है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और इस मशीन में जो एक्चुअल में ग्राफ बनता है, जो हमें इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से समझ लीजिए दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जो ये नापा गया ये तो क्या है, ग्राम है, और जो ये मशीन है ये क्या है, ग्राफ है। जनरली क्या दिमाग में आता है कि ये ग्राफ जैसे दिख रहा है तो ये ग्राफ होगा, ये जो नाप रहा है वो ग्राम है। ऐसे याद रखिए कि जब हम कोई चीज़ नापते हैं तो हम क्या नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। तो हम उसमें क्या है, मेजर क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, तो हमारा ग्राम है, जिसके थ्रू मेजर किया जा रहा है वो क्या है, ग्राफ है। क्यों किया जाता है ईसीजी, क्यों किया जाता है ईसीजी? इससे सबको पता होगा कि ईसीजी जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, हृदय की जांच करने के लिए। वो क्या जाता है आपका, हृदय की जांच के लिए। अगर हृदय में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। इतनी बात के लिए ईसीजी की जो खोज की थी वो की थी इनथोव ने। इन्हें क्या कहता है, इन्हें जो कहा जाता है फादर ऑफ ईसीजी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ईसीजी की खोज किसने की थी, इन्थोव ने की थी। और जो जनरल साइंस जहाँ पूछी जाती है वहाँ कई बार ईसीजी की फुल फॉर्म भी पूछ जाता है। ये दोनों ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जाता है। तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म है वो ग्राफ है, ना कि ग्राम है। ठीक है, अब आते हैं अपने एक्चुअल उसमें। ठीक है, ईसीजी की जो बात करें, ईसीजी को जब चेक किया जाता है तो जनरली जो है 3 लीड लगाई जाती है। 3 क्या लगाई जाती है, लीड लगाई जाती हैं, जिसमें 2 तो क्या होती हैं, 2 आपकी कलाई में होती हैं और एक क्या होता है आपकी एडी में होता है। कौन सी एडी में, बाई एडी में। एक जो होता है बाई एडी में होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत अच्छे से जांच करनी है तो उस कंडीशन में क्या है, शरीर के अलग अलग पार्ट में जो है 12 लीड लगाई जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्या है, जो नीट वगैरह है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसीजी में कितनी लीड लगाई जाती हैं। अगर 3 ऑप्शन है तो 3 और 12 ऑप्शन है तो 12, अगर दोनों है तो दोनों और कोई एक है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब ईसीजी की बात कर लेते हैं। ईसीजी का जो ग्राफ बनता है, कैसे ग्राफ दिखता है हमें, ईसीजी का जो ग्राफ बनता है जनरली ऐसे। उसके बाद इस तरह से दिखता है। इसे बोला जाता है P, इसे बोला जाता है Q, इसे बोला जाता है R, इसे बोला जाता है S और ये हो गया T। इतनी बात हो गई। अब P Q R S T जो ये P है ना, साथ में ये भी देखते रहिए, जो हार्ट है ये अलिंद है। ये P जो ना ये अलिंद की एक्टिविटी को बताता है। P जो क्या करता है, अलिंद की क्रिया को बताता है, अलिंद की क्रिया को बताता है। जैसे ही अलिंद में क्या आया, ब्लड आया, वो क्या हो गया, प्राकुंचन हो गया उसमें। तो इसे क्या होता है, अलिंद का, इसे बोला जाता है अलिंद का उद्दीपन होना, विध्रुवण होना, या इसी को बोला जाता है आपका डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा अलिंद का उद्दीपन, या इसी को विध्रुवण कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। कई बार इसे अध्रुवण भी लिखा रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन कहा जाता है। और इसमें क्या देखा जाता है कि आपका अलिंद किस तरह के फंक्शन करता है। ये जो फर्स्ट वेव होती है ये हमारी अलिंद के बारे में बताती। ठीक है, जैसे ही अलिंद में क्या होगा, विध्रुवण होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो अलिंद में क्या हो जाएगा, प्राकुंचन होगा यानी सिस्टोल होगा, और जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपका नीले में आ जाएगा। अब जो ये सेकेंड वेव है ना, ये QRS, तो ये क्या है, ये आपकी नीले की जो क्रिया है उसको दिखाता है। ठीक है,
ये सेकेंड जो है वो क्या है, जो सेकेंड है QRS, इसे QRS कॉम्प्लेक्स जैसे हिंदी में सम्मिश्र कहा जाता है। ठीक है, जब PQR कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये क्या दिखाता है, निलय की क्रिया को दिखाता है, निलय की क्रिया को दिखाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड क्या होता है, निलय में आया, यहाँ से ब्लड निलय में आया और निलय में आने के बाद इसमें भी क्या होता है, संकुचन होता है। तो जैसे ही ब्लड निलय में आता है, निलय में भी क्या हो जाता है, उद्दीपन होता है, इसमें उद्दीपन होता है, या इसको विध्रुवण कह लीजिए, विध्रुवण कह लीजिए, या अध्रुवण के लिए, या डिपोलराइजेशन कीजिए। डिपोलराइजेशन होता है, जैसे ही इसमें डिपोलराइजेशन होगा तो ये क्या होगा, ये प्राकुंचन हो जाएगा इसमें भी, और ब्लड क्या हो जाएगा, चन हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, शरीर में चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से वेव क्या जो Q है, Q की शुरुआत ये दिखाती है कि इसमें प्राकुंचन या डिपोलराइजेशन शुरू हो गया है। Q उसकी हाईएस्ट लेवल तक दिखाता है और QS पूरा उसका जो होते हैं डिपोलराइजेशन को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये T है, T जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा निलय है उसकी क्रिया कंप्लीट होगा, उसके शीतलन को दिखाता है। तो T जो दिखाता है निलय के शीतलन को दिखाता है, शीतलन यानी कि वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ गया, उसको बताया। जैसे ही टी की वेव शुरू होती है तो ये दिखाता है कि अपने रिलैक्स पोजीशन आने लग गया, और इसके कंप्लीट होने को जैसे भी इस एंड में आता है तो उसे कंप्लीट को शो करता है। उसके बाद से फिर से आगे से हमारी क्या होता है, क्यू पोजीशन आती है, फिर आगे जाएगा, फिर पी पोजीशन आएगी, फिर आगे जाएगा, फिर से ये इस तरह का ग्राफ जो हमारा चलता रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स किसको शो करता है, निलय को शो करता है, और जो हमारी हार्ट बीट चेक की जाती है तो इस QRS कॉम्प्लेक्स को ही उसमें देखा जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स ये जो ECG है ये सभी व्यक्तियों में समान होती है, ये सभी में क्या होती है, समान होते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं। ये ग्राफ सब में एक जैसे क्या होता है, बनता है। अगर इसमें कुछ क्या असमानता आ जाए, इसमें कुछ असमानता आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो क्या है आदमी है उसमें कुछ क्या है, बीमारी है, यानी कि उसके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है ये चेंज। अगर उसका ये क्यू जो अलिंद को शो करता है ये यहाँ से थोड़ा ऊंचा हो गया तो इसके मतलब इसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है, उसके जो क्या पंप करने के जो रेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये क्यू में कुछ प्रॉब्लम, ये ज़्यादा लंबा हो गया, पी क्या आर ज़्यादा लंबा हो गया, या इसकी पोजीशन थोड़ा छोटी हो गई, ये टी जो है डॉम शेप हो गया, ज़्यादा ऊंचा हो गया, या ज़्यादा फ्लैट हो गया, सेम इसमें ज़्यादा फ्लैट हो गया, ये ज़्यादा नीचे के मतलब और ज़्यादा छोटा हो गया। एक फिक्स पोजीशन जो उसका ग्राफ है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब क्या है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां। तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इसी के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, डायग्नोस करने किया जाता है। तो ये बात होगी है आपकी ECG के बारे में। ECG मैंने बताया था ECG जो बताया था वो ECG जो फर्स्ट ECG डेवलप किया था वो क्या था, एंथॉप ने किया था, लेकिन जो रिकॉर्ड किया था वो किसी और ने किया। फर्स्ट ECG जो रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था वॉलर के थ्रू। ठीक है, जो फर्स्ट ECG रिकॉर्ड किया गया था वो वॉलर के थ्रू किया गया था। मशीन जो बनाई थी पहले, मशीन जो डेवलप की गई थी वो किया गया था एंथोवन के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया आपका ECG के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका ब्लड प्रेशर को लेके। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि BP के बारे में। BP क्या है, अगर हम BP की बात करें तो BP क्या होता है, हमारा जो हार्ट है कितने प्रेशर से ब्लड को रिसीव कर रहा है और कितने प्रेशर से ब्लड को पूरे शरीर में डाल रहा है, उसका जो रेट होता है उसको क्या कहते हैं, हम BP कहा जाता है। ठीक है, क्या BP जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसका जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है क्या,
सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर को बीपी कहा जाता है। हिंदी में लिखें तो इसका प्रांकुचन का जो दाब होगा, जितने प्रेशर से प्रांकुच होगा और जितने प्रेशर से क्या होगा, शीतलन होगा, उसके अनुपात को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। यानी कि सिंपल सा कहें कि हमारा हृदय जो है जितने प्रेशर से क्या ब्लड को रिसीव कर रहा है, जिस प्रेशर से रिसीव कर रहा है, जिस प्रेशर से हृदय ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। और जिस प्रेशर से क्या है, हृदय ब्लड को पंप कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, आपका बीपी कहेंगे। बीपी जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है आपका 120 अपॉन कितना होता है, 80। यानी कि इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कितना है, 120 है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है कितना है, वो कितना है, 80 है। अब बात ये कि सिस्टोलिक प्रेशर इतना ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर उसके अकॉर्डिंग इतना कम क्यों। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, प्राकुंचन किसका, निलय का, ठीक है। तो जब ब्लड को पंप किया जाता है, पूरे शरीर में पंप करना है, तो उसको क्या है, इतनी दूर तक भेजना, तो बहुत जोर से क्या करना पड़ेगा, उसे पंप करना पड़ेगा, बहुत जोर से उसे दबाना पड़ेगा, और जितने फोर्स के साथ भेजेगा वो सिस्टोलिक, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। डायस्टोलिक क्या होता है, एलिन से नीले में ही पहुँचना, रिसीव ही करना है उसे, केवल सिर्फ रिसीव करना, पहुँचाना, रिसीव करना है, तो रिसीव होने में क्या बहुत पास में रिसीव करना होता है, तो इसलिए उसमें क्या नहीं होता, इतना फोर्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाई, ये हो गया नॉर्मल बीपी, जब कितना होगा, 120 अपॉन 80 होगा। सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, 120, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 होना है। प्राकुंचन दाब कितना होना चाहिए, 120, और जो शीतलन दाब है वो 80 होना चाहिए। लेकिन हम हाई बीपी की बात करते हैं, तो हाई बीपी कितना होता है, अगर यही रेट क्या हो गया तुम्हारा, 120 के जगह 150 पहुंच गया, और 180 के जगह 190 पहुंच गया, तो इसे क्या कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं। यानी कि सिस्टोलिक रेट जब 150 और डायस्टोलिक 90 हो जाए, तो वो क्या हो गया, हमारा हाई बीपी हो गया। और इसी को क्या कहा जाता है, हाइपर टेंशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, हाइपर टेंशन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बार लो बीपी क्या होता है, एक और टर्म आए थे लो बीपी। लो बीपी क्या होगा, लो बीपी क्या होगा, जब क्या होगा, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये कितना हो जाए, जब ये सिस्टोलिक प्रेशर है ये आपका 100 हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाए, 60 हो जाए, यानी 100 अपॉन 60 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, लो बीपी। जैसे हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, और ये टेंशन मतलब बीपी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब होता है कम, और टेंशन जो है यहाँ पे बीपी से रिलेटेड है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। तो कई बार पूछ लेता है कि हाइपोटेंशन का रेट क्या होगा, हाइपरटेंशन की रेट क्या होता है। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना ही है। तो ये होगी बीपी के बारे में, ठीक है, ये बीपी के बारे में कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ आती है कि बीपी को नापते किससे। बीपी के जो आपने देखा होगा, जब आप कभी गए होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके बाजू में एक पट्टा सा लगाता है, उसमें क्या प्रेशर भरता है, अपने कान में लगाता है कुछ, और उससे क्या है सुनता है, फिर हार्ट बीट को सुनता है। तो वो जो मशीन होती है उसको क्या कहा जाता है, जो मशीन होती है उसको जो नापा जाता है वो नापा जाता है स्फिग्मोमोनोमीटर द्वारा। स्फिग्मोमोनोमीटर द्वारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्फिग्मोमोनोमीटर ही होगा। तो ब्लड या बीपी को जो नापा जाता है वो स्फिग्मोमोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट, अधिकांश लोगों को पता होगा ये, इससे भी जो इसको फर्स्ट बार जो डेवलप किया था वो किसने किया था, जो पहली बार इसको डेवलप किया था वो क्या था, रीवा रोसी ने, ठीक है। इसको यानी स्फिग्मोमोनोमीटर जो मशीन थी उसको पहली बार जो सबसे पहले डेवलप किया था वो क्या था, डेवलप बाय रीवा रोसी ने किया था। लेकिन इसको इन्होंने मेजर नहीं किया था, इसको जो मेजर करने का काम किया था, या इसको जो
इसका जो मापन किया था या मापा था वो किसी और ने मापा था आपका स्टेफन हेल्स ने। किसने मापा था? स्टेफन हेल्स ने मापा था। और ये जो मापन किया था ये किसमें किया था? घोड़े में किया था, घोड़े में किया था। और कब किया था? 1773 में किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मापन किया पहली बार किसने किया था? स्टेफन हेल्सन ने किया था। लेकिन इसकी जो मशीन डेवलप किया था वो किया था रिवारोसी ने किया था। स्टेफन जो हेल्स है इनको जो है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे इंसानों में क्या कहा था? बीपी को मापा था, वैसे ही ब्लड में भी रूट दाब को मापा था। क्या करा था इन्होंने? रूट प्रेशर को मापा था। रूट जो प्रेशर है उसको क्या करा था? मापा था। और उसको मापने के लिए जो मशीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी मोनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या था? स्पिग्मो मोनोमीटर, उसमें केवल मोनोमीटर के थ्रू मापा था। और किसने मापा था? स्टेफन हेल्स ने मापा था। और ह्यूमंस में भी इन्होंने बीपी को मापा था। इनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इतना आपका ये बीपी भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कुछ हार्ट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप देखते रहें। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बढ़ते रहें।